हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओटी टेक्नीशियन और एसएसटी टेक्नीशियन के लिए स्टलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूटाल्डिहाइड, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है पैरासिटिक एसिड और चौथा है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इनमें से हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। देखिए, जो हमारा ग्लूटाल्डिहाइड है यह एल्कलाइजेशन करता है, तो ये गलत हो गया। फिर अगला ऑप्शन है एल्कोहल। एल्कोहल हमारा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, ये भी गलत हो गया। जो हमारा पैरासिटिक एसिड है ये हमारा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच डेंटल इंस्ट्रूमेंट शुड बी सिंगल यूज और स्टीम स्टलाइज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सिंगल यूज है और स्टीम स्टलाइज होता है। पहला ऑप्शन है डेंटल ट्वीजर्स, दूसरा है माउथ मिरर, तीसरा है प्रोस्थेटिक गॉज और चौथा है डेंटल फॉर्सेप। तो देखिए, ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, जिन्हें हम क्रिटिकल आइटम भी कहते हैं, तो वो हमारे जो है स्टीम से स्टराइल होते हैं। तो इन सभी में जो हमारा डेंटल फॉर्सेप है वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में भी आता है, तो इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड स्टीम स्टलाइजेशन साइकिल। ये ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा हुआ है। ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट जो ऑटोक्लेव है उसमें हम टाइम और टेम्परेचर उसका बताना। तो जो हमारा ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव होता है उसका टाइम और टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15 मिनट के लिए होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हॉट एयर ओवन स्टलाइजेशन साइकिल इज। इनमें से जो हॉट एयर ओवन की साइकिल है उसे हमें बताना है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए, 160 डिग्री 30 मिनट, 160 डिग्री 60 मिनट, 160 डिग्री 2 घंटे के लिए। तो जो हमारा 160 डिग्री 2 घंटे के लिए होता है ये हमारा स्टैंडर्ड साइकिल है हॉट एयर ओवन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट केमिकल स्टेरिलेंट। इनमें से केमिकल स्टेरिलेंट कौन सा नहीं है। हाइड्रोजन स्टेरिलेंट एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड को भी यूज़ करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम नहीं यूज़ करते। ये डिसइंफेक्शन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। पैरासिटिक एसिड, इसको भी हम स्टलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम 6% से लेके 7.5%, 10% और 59% तक यूज़ करते हैं कंसनट्रेशन में। ग्लूटाल्डिहाइड 2% और पैरासिटिक एसिड 0.23%। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट बिलोंग टू विच स्प्लाउडिंग कैटेगरी। देखिए, स्प्लाउडिंग कैटेगरी को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा है नॉन क्रिटिकल, दूसरा सेमी और तीसरा क्रिटिकल। तो नॉन क्रिटिकल में कौन से आते हैं, जो स्किन में टच होते हैं, जैसे बीबी कफ वगैरह, थर्मामीटर। और जो सेमी क्रिटिकल है उसमें आते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन में टच होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल। और जो क्रिटिकल होते हैं वो स्टेराइल सरफेस में टच होते हैं, जैसे ब्लड में। तो यहाँ पे पूछा है एनेस्थीसिया, तो जो एनेस्थीसिया इक्विपमेंट होते हैं वो मोस्टली सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं, तो बी ऑप्शन सही है हमारा।
अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू स्टरलाइजेशन इज, इनमें से स्टरलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन है? बैक्टीरियल स्पोर, नॉन इन्वॉल्व्ड वायरस, मायोबैक्टीरिया और प्रियॉन। देखिए इनका एक वो है मैं ऐसे बताता हूँ कि कौन सबसे कम से इधर ज़्यादा की तरफ चलता है। सबसे पहले हमारा वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं पर मैं बताता हूँ। वेजिटेटिव बैक्टीरिया, फिर उसके बाद मायोबैक्टीरिया, फिर नॉन इन्वॉल्व्ड वायरस, और फिर बैक्टीरियल स्पोर्स, और फिर प्रियॉन। तो प्रियॉन जो है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है स्टरलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट रेजिस्टेंट, इसलिए प्रियॉन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल कंसंट्रेशन फॉर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए एल्कोहल का कंसंट्रेशन बताना है। तो इनमें से जो हमारा पहला ऑप्शन ही है 60 से 90% हम कंसंट्रेशन में एल्कोहल को यूज़ करते हैं। मोस्टली हम 70% यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि जैसे अगर आपको लगे कि 100% अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो हमारा एल्कोहल है उसको वर्क करने के लिए इसमें जब तक पानी नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी, इसलिए इसमें 70% अल्कोहल और 30% डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल कैन नॉट बी स्टीम स्टरलाइज। किस स्टीम के द्वारा हम किसको स्टराइल नहीं कर सकते हैं? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लिनन, एंडोस्कोप और नन। देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, स्टीम से पूछा है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम स्टीम से स्टराइल करते हैं तो ये गलत हो गया। लिनन को भी हम स्टीम स्टराइल करते हैं तो ये भी गलत हो गया। एंडोस्कोप को हम केमिकली स्टराइल करते हैं तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी बतानी है CSSD की। CSSD में ह्यूमिडिटी का क्या रोल है? देखिए ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाए तो भी खतरा है, ज़्यादा हो जाए तो भी ठीक नहीं है CSSD के लिए। तो अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? अगर ह्यूमिडिटी एक सर्टेन लेवल से कम हो जाए CSSD में, तो जो भी हमारे पैक्ड इंस्ट्रूमेंट है जो स्टोर में रखे हुए हैं वो सब क्या होंगे, उनकी पैकेजिंग ओपन होने लगेगी। और क्या है, स्टाफ को, जो हमारे स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है CSSD में, उनको स्किन ड्राई होगी उनकी और गले में इरिटेशन सा फील होगा। अगर ये 30% से कम हो जाए तो, कितना, 30% से कम हो जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और अगर यह 60 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा नमी हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा, जिससे सेट वगैरह में पानी इकट्ठा होने का चांस रहेगा, कि वेट पैक हो जाएंगे और जंग लगने का भी चांस रहेगा उसमें। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही है हमारा, 30 से 60% ह्यूमिडिटी। आपको देखना है ऑप्शन में क्लोज कौन सा है, तो जो सबसे क्लोज है वो सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। लीलन कैन बी यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल इन प्लाज्मा, स्टीम, हॉट एयर ओवन। देखिए ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जितना भी मैंने सर्च किया, मैंने WHO की गाइडलाइन देखी, तो वहाँ पे ETO को बताया है कि ये हमारा पैकेजिंग मटेरियल इसमें लिनन यूज हो सकता है। वॉकर टेस्ट,
रेडियल वॉकर टेस्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ऑप्शन है हमारे स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास, सैल्मोनेला टाइफी और प्रोटियस वल्गारिस। सबसे पहले समझ लेते हैं रेडियल वॉकर टेस्ट होता क्या है। तो रेडियल वॉकर टेस्ट हमारा जो होता है, ये टेस्ट हम करते हैं डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन की उनकी इफ़िशियंसी या ताकत उनकी देखने के लिए कि कितना ये कामगार है ये, ठीक है। और इसके लिए जो हम वो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है। इसी से मिलते जुलते कुछ और टेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, उसे हम बोलते हैं चिक मार्टिन टेस्ट। वो उसमें क्या होता है, उसमें हम प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी ले लेते हैं, तो इसलिए मॉडिफाइड रेडियल वॉकर बोल सकते हैं इसको, या चिक मार्टिन टेस्ट भी बोलते हैं। एक और होता है, उसे बोलते हैं कैल्सेसाइक्स टेस्ट। ये किस लिए होता है? इसे हम कैपेसिटी टेस्ट भी बोलते हैं कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट को कितनी बार यूज किया जा सकता है, कितनी बार उसे हम यूज कर सकते हैं, ये टेस्ट हम करते हैं कैल्सेसाइक टेस्ट, इसके द्वारा ये पता लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा करेक्ट CSSD वर्कफ्लो। CSSD का वर्कफ्लो बताना है। तो ऑप्शन ABCD आप पढ़ पा रहे होंगे, एक्सेसरी, डिकंटामिनेशन, असेंबली, स्टलाइजेशन, स्टोरेज। दूसरा ऑप्शन है, वही सारे ऑप्शन है, बस आगे पीछे कर दिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए, एक्सेसरी क्या होता है? एक्सेसरी एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे ट्रॉली वगैरह खड़ी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है डिकंटामिनेशन। तो डिकंटामिनेशन वो एरिया है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को क्लीन किया जाता है। असेंबली, जहाँ पे असेंबल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को पैक किया जाता है, उनको चेक किया जाता है वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। और फिर स्टलाइजेशन, आपको पता ही है, स्टोरेज, जहाँ पे उनको रखा जाता है स्टलाइजेशन के बाद। तो इसका वर्क फ्लो देख लेते हैं। तो पहले जब इंस्ट्रूमेंट कहीं जो हमारा ऑपरेशन थिएटर से रिसीव होता है तो वो एक्सेसरी एरिया में आता है। फिर उसके बाद डिकंटामिनेशन, फिर असेंबली और फिर स्टलाइजेशन और तब स्टोरेज, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी ये बात आई है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, इनमें एयर चेंजेस कितना होना चाहिए। जो हमारा एक्सेसरी एरिया है, इसका 4 से 6 एयर चेंजेज होने चाहिए, और जो हमारा प्रेशर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा ये डिकंटामिनेशन एरिया है, यहाँ का प्रेशर निगेटिव प्रेशर होता है, और एयर चेंजेस कितने होने चाहिए? मिनिमम यहाँ पे 10 एयर चेंजेस होने चाहिए। असेंबली एरिया में भी 10 एयर चेंजेस होने चाहिए। स्टलाइजेशन एरिया, यहाँ भी 10 एयर चेंजेस होने चाहिए, यहाँ भी 10 एयर चेंजेस होने चाहिए। और स्टोरेज में हमारा मिनिमम 4 एयर चेंजेस पर आवरली होने चाहिए। और ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि पहले एक्सेसरी में आती है वो चीज़, फिर डिकंटामिनेशन, फिर असेंबली, फिर स्टलाइजेशन, फिर स्टोरेज। ऐसा नहीं है कि पहले डिकंटामिनेशन कर दिया, फिर असेंबली करी, फिर एक्सेसरी करी। ये सारे ऑप्शन गलत हैं तीनों। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, विच एरिया शुड बी अंडर निगेटिव प्रेशर। अभी ऊपर ही मैंने वो क्वेश्चन बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। विच एरिया शुड बी अंडर निगेटिव प्रेशर, जहाँ का प्रेशर निगेटिव में होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ में जो प्रेशर होगा वो अंदर तरफ कम रहेगा, वायुमंडल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऐसा मतलब है इसका। तो जो हमारा डिकंटामिनेशन एरिया होता है, वहाँ प्रेशर निगेटिव रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब आप इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग करते हैं, तो अगर जब आप गेट खोलेंगे तो क्या होगा कि अगर पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, तो जो जहाँ पे आप क्लीनिंग कर रहे हो वहाँ की दबाव ज़्यादा होने की वजह से वो एयर बाहर आएगी। और जब एयर बाहर आएगी तो क्या होगा कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलेंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो जो एयर आपकी बाहर एयर ज़्यादा है प्रेशर और अंदर कम है, तो वो एयर अंदर जाएगी, तो वहाँ पे डिकंटामिनेशन होने का चांस नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, स्प्रेइंग इंस्ट्रूमेंट विथ एंजाइमेटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड। एंजाइमेटिक सोल्यूशन से अगर स्प्रे कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं?
मैनुअल क्लीनिंग का मतलब है साफ, जब हम हाथ से इंस्ट्रूमेंट को ब्रशिंग करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, तो वो इसमें आता है। डिसइंफेक्शन, जब केमिकल में डिप करके उसको स्टेराइल डिसइंफेक्ट करते हैं। प्री क्लीन से क्या मतलब है? प्री क्लीन जब आप ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही आप सर्जरी ख़त्म होती है, इंस्ट्रूमेंट हमारा ओटी से बाहर आता है, तो उसी टाइम उस टाइम में जो क्लीनिंग के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम प्री क्लीनिंग बोलते हैं, यानी क्लीनिंग से पहले की प्रोसेस। और उसी टाइम पे हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे क्या करते हैं हम? एंजाइमेटिक डिटर्जेंट सोल्यूशन को स्प्रे करते हैं। उससे क्या होगा? उससे जो हमारा ब्लड जो इंस्ट्रूमेंट पे लगा हुआ है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? वो लूज, हल्का हल्का वो लूज हो जाएगा। तो क्या होगा? जब क्लीनिंग करेंगे तो ईजिली रिमूव हो पाएगा। तो हमारा जो है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ AER। इनमें से कौन सा AER का एडवांटेज नहीं है? तो AER क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ऑटोमेटेड एंडोस्कोप रिप्रोसेसर, एक ऐसी मशीन जो एंडोस्कोप को ऑटोमेटिकली रिप्रोसेस कर देती है। इसमें पहला ऑप्शन है रिप्लेस मैनुअल क्लीनिंग, दूसरा है ऑटोमेटेड स्टेप, तीसरा है रिड्यूस स्किप स्टेप्स, और चौथा है रिड्यूस केमिकल एक्सपोजर। तो ऑटोमेटिक एंडोस्कोप मशीन है अगर, तो वो सारे स्टेप को ऑटोमेटिकली करती है, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करती है, और स्टाफ को कोई एक्सपोजर भी नहीं होता है। तो ये तीनों इसके एडवांटेज हैं। और इसमें पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो रिप्लेस मैनुअल क्लीनिंग, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक एंडोस्कोप प्रोसेसर में कोई भी अपना एंडोस्कोप लगा रहे हो, तो उसमें आपको उसको मैनुअली क्लीनिंग करना ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी स्टरलाइजेशन ऑफ अनवार्प्ड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। इमरजेंसी में इमरजेंसी स्टरलाइजेशन ऑफ अनवार्प्ड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि इमरजेंसी में जब हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? रैपिड स्टरलाइजेशन, इमरजेंसी स्टरलाइजेशन, या फ्लैश स्टरलाइजेशन, या ओपन स्टरलाइजेशन। तो उसके लिए जो प्रॉपर टर्म है वो यूज होती है फ्लैश स्टरलाइजेशन। इसे कैसे करते हैं? अनवार्प्ड जो आर्टिकल होंगे वो ढके हुए नहीं होंगे, एक खुली ट्रे में हम उनको स्टराइल करेंगे। कितनी देर के लिए? 134 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 मिनट के लिए। ठीक है। विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, कौन सी टर्म प्लाज्मा स्टरलाइजेशन के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे, आइटम मस्ट बी ड्राई, सेलुलोज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, नॉट फॉर बल्क आइटम्स। तो जो हमारा प्लाज्मा स्टरलाइजेशन होता है, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम डालेंगे तो उसको प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेलुलोज वाले जो सेलुलोज कंटेनिंग आइटम्स होते हैं उनको नहीं आप स्टाइल कर सकते, और उससे रिलेटेड जो पैकेजिंग मटेरियल होता है आप उनको भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये H2O2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और हमारा जो बल्कि आइटम्स होते हैं आप उनको भी नहीं स्टाइल कर सकते हैं प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा कौन सा? सी, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस। हेमाटोलॉजिकल चेंजेस हमारे जो हैं वो ETO में होते हैं, ETO स्टरलाइजेशन में। जैसे पूछा है ना विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट, तो हमारा सी जो ऑप्शन है ये सही होगा। ETO यूटिलाइजेशन में जो हमारा हेमाटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें हमारा हो सकता है बोन मैरो सप्रेशन, ल्यूकोप्लेकिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकेमिया। बहुत सारी ब्लड की कंडीशन है जो हमारी हो सकती हैं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। और हेमाटोलॉजिकल चेंजेस हमारे ETO में होते हैं, ये बात भी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट वे टू प्रिवेंट बायोफिल्म इन एंडोस्कोप। एंडोस्कोप में आपको बायोफिल्म बनने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका बताना है। तो पहला ऑप्शन है एयर प्रेशर, दूसरा है ग्लूटाल्डिहाइड इमर्जन, तीसरा है डिटर्जेंट फ्लशिंग, और चौथा है फोर्स्ड एयर ड्राइंग। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं बायोफिल्म क्या होती है। बायोफिल्म बैक्टीरिया की एक थिक मैट्रिक्स होती है जो कहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे पाई जाती है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा कहीं पे मॉइस्चर रह गया तो वहाँ पे बायोफिल्म बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो हमारी CSSD की वाटर पाइपलाइन होती है या फिर ल्यूमन वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा वे बताना है प्रिवेंट करने का। एयर प्रेशर करेंगे हम तो प्रॉपरली
ज़रूरी नहीं है कि पूरा मॉइस्चर हट जाए हमारा, तो ये गलत हो गया। ग्लूटाल्डिहाइड इमर्जन, ग्लूटाल्डिहाइड इमर्ज करके हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको निकालोगे और वो ड्राई नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर उसमें रह जाएगा, तो उससे भी हमारी जो वो प्रिवेंट नहीं होगी बायोफिल्म बनने की। अगला ऑप्शन है डिटर्जेंट फ्लशिंग। डिटर्जेंट फ्लशिंग क्लीनिंग का स्टेप है, तो क्लीनिंग के दौरान हम डिटर्जेंट फ्लशिंग करते हैं। पर डी ऑप्शन जो हमारा है फोर्स्ड एयर डाइंग, जब आप प्रेशर से हवा मारते हैं किसी ल्यूमन वाले इंस्ट्रूमेंट में, तो प्रेशर के कारण जो हमारा मॉइस्चर है वो प्रॉपर पूरा निकल जाता है और वो एरिया ड्राई हो जाता है, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पर बायोफिल्म नहीं बनेगी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड। स्टरलाइजेशन से पहले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनकी टर्म बतानी है हमें। माइक्रोबियल लोड, देखिए जो बायोबर्डन होता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट में जो पहले से मौजूद बैक्टीरिया होती है स्टरलाइजेशन से बिफोर, उसे हम बायोबर्डन बोलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। माइक्रोबियल लोड भी इससे कहीं ना कहीं संबंधित है, लेकिन सही ऑप्शन बायोबर्डन है, तो सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हमारा रियूजेबल लाइफ ऑफ एक्टिवेटेड ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड की लाइफ बतानी है, तो इसकी लाइफ हमारी होती है 14 से 30 दिन तक, तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डीगैसिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर स्टरलाइजेशन विथ। डीगैसिंग, पहले तो आप सोचिए डीगैसिंग किसकी प्रोसेस है, प्लाज्मा में तो होती नहीं, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। ओजोन में भी नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। ईटीओ में हमको ज़रूरत पड़ती है कहेगी डीगैसिंग की। इससे क्या होता है, जो हमारा रबर के या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी उन्होंने ईटीओ एब्जॉर्ब करी होती है, क्योंकि ईटीओ कैंसर कारक होती है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है, तो बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि डीगैसिंग ईटीओ की प्रोसेस है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पैरासिटिक एसिड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए पैरासिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पैरासिटिक एसिड का 0.23% हम इसे यूज़ करते हैं। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज बता दे रहा हूँ, तो उससे मिलता जुलता सबसे पास में क्या है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही होगा। पैरासिटिक को हम यूज़ करते हैं कितना, 0.23%। ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ करते हैं 2%। हाइड्रोजन परऑक्साइड को 6% से लेके 59% तक यूज़ करते हैं। बीटाडीन को हम यूज़ करते हैं 5%, 7%, 10%। अगला क्वेश्चन है प्री क्लीनिंग इज आइडियली डन एट। प्री क्लीनिंग कहाँ पे आइडियली की जाती है, डीकंटामिनेशन एरिया, प्रिपरेशन एरिया, इंस्पेक्शन एरिया और पॉइंट ऑफ यूज। प्री क्लीनिंग तब की जाती है जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है और इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली बाहर निकलती है ओटी से, वहीं पे प्री क्लीनिंग की जाती है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है प्री क्लीनिंग की प्रोसेस, तो इसलिए पॉइंट ऑफ यूज इसे हम बोलते हैं। जहाँ पे यूज हुआ वहीं पे क्लीन करने की बात जो करता है उसे हम पॉइंट ऑफ यूज बोलते हैं, और डी ऑप्शन सही है। डीकंटामिनेशन एरिया CSSD में होता है, CSSD में होता है। प्रिपरेशन एरिया ये भी नहीं, इंस्पेक्शन एरिया ये भी नहीं। अगला क्वेश्चन है वार्पिंग मटेरियल फॉर गैस प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, ये पैकेजिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। तो देखिए कई प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल आते हैं, जैसे कि लिनेन, ठीक है, नॉन वूवन फैब्रिक, ठीक है, पेपर, स्टेनलेस स्टील, कई सारे आते हैं। तो हमें पूछा है गैस प्लाज्मा का, तो गैस प्लाज्मा में हम यूज़ करते हैं प्रोपाइलिन, इसे हम टाईवैक पाउच भी बोलते हैं, टाईवैक पाउच भी बोलते हैं। जो इसमें सेलुलोज होगा वो कतई नहीं यूज होगा,
प्लाज्मा में, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है H2O2 को। लिनन ये भी नहीं, पेपर ये भी नहीं।